वेलकम टू शुक्ला डी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला डी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे दलितों में सामाजिक गतिशीलता किस प्रकार से है, यानी दलितों की सामाजिक गतिशीलता पर यदि निबंध लिखने को बीए सेकेंड ईयर के एग्जाम में सोशियोलॉजी के फर्स्ट पेपर में पूछ लिया जाए तो आप किस प्रकार से उसका वर्णन करते हैं, किस प्रकार से आप निबंध को लिखेंगे। इस मुद्दे पर आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे ओवरऑल। इससे पहले हमने क्षेत्रवाद को समझा और क्षेत्रवाद के बाद में हमने क्या पढ़ा था। क्षेत्रवाद से पहले ईसाई एवं सिख अल्पसंख्यकों की, मुस्लिम अल्पसंख्यकों की भारत में समस्याएं समझी थी कि भारत के परिप्रेक्ष्य में अल्पसंख्यकों की क्या क्या समस्याएं हैं। उसके बाद में हमने क्या समझा था, उसके बाद में हमने लैंगिक असमानता के बारे में उसके बाद में हमने बताया था आपको, और उससे पहले हमने बताया था आपको जो है निर्धनता की अवधारणा। तो कुल मिलाकर के इतने लेक्चर हमने बता दिए हैं। अब इसी श्रृंखला में हम और आगे बढ़ते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे दलितों में गतिशीलता, साथ ही इसके बाद वाली जो वीडियो आएगी वो दहेज की अवधारणा पर आएगी। ओके, तो आप इसी चैनल पे यानी शुक्ला डी पॉइंट पे वो वीडियो अपलोड होगी। वीडियो को देखने के लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको आपके पास नोटिफिकेशन जो है अगली वीडियो का पहुंचता रहेगा टाइम टू टाइम। तो दोस्तों, बीएस सेकेंड ईयर के लिए ये लेक्चर बड़ा ही महत्वपूर्ण है। प्रथम प्रश्न पत्र उनका 2021 के अकॉर्डिंग ये प्रश्न जो है ज़रूर पूछा जाएगा, क्योंकि ये प्रश्न पूछे जाने की संभावना एग्जाम में ज़्यादा है। तो इसलिए इन सभी प्रश्नों को हमने एक सीरीज के माध्यम से करना चाहा। हालांकि इसकी प्लेलिस्ट मैं जो है बना दूंगा यूट्यूब पे, तो उसको आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट, या फिर आप हमारे व्हाट्सअप नंबर से आकर के इसकी प्लेलिस्ट मांग सकते हैं। मैं इसकी प्लेलिस्ट आपको सेंड कर दूंगा। ओके, हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9161 93 60 62। ठीक है, क्या है? 9161 93 60 62। ओके, आइए बात करते हैं कि भारतीय समाज में जो एक मुद्दा है और एक समस्या भी है कि दलितों में सामाजिक गतिशीलता किस प्रकार से है, तो इस मुद्दे पर आज हम चर्चा करते हैं। अभी खैर ये समस्या तो नहीं है, लेकिन मुद्दा जरूर है। इसीलिए हम जो फर्स्ट पेपर होता है सोशियोलॉजी के सेकंड ईयर में, बीए सेकंड ईयर में जो प्रथम प्रश्न पत्र होता है उसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं इंडियन सोसाइटी इशूज एंड प्रॉब्लम्स। तो ये इशू है क्या? दलितों में सामाजिक गतिशीलता एक इशू है, यानी एक मुद्दा है। और समस्या क्या होगी? समस्या में आपकी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे निर्धनता भी एक समस्या है और मुद्दा भी ये है। उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसे, जैसे कि बालाश्रम हो गया। उसके बाद में और भी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि अपराध हो गया, बाल अपराध हो गया, श्वेतपोश अपराध हो गया, साइबर अपराध हो गया। ये तमाम प्रकार के अपराध वगैरह, ये सारी की सारी कैसी क्या है? ये समस्या है, एक पॉपुलेशन वाली समस्या है। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार की समस्या अपने भारतीय समाज में है, उसी के बारे में हमको जानना होता है। और इसी श्रृंखला में आज की वीडियो है वो, और मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। चलिए बात करते हैं दलितों में सामाजिक गतिशीलता किस प्रकार से है इंडिया में। दोस्तों, कुछ इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है कि दलितों में सामाजिक गतिशीलता पर निबंध लिखिए। फिर दलित से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है, अपने परिप्रेक्ष्य में, मुद्दे के परिप्रेक्ष्य में दलितों से संबंधित कौन कौन से नियम आए, या फिर इन दलितों की परिभाषा क्या है और विदेशी लोगों ने इस पर क्या कहा है। बहुत सारी बातें हैं, उन सभी चीज़ों को इस वीडियो के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे। मतलब दलित से अगर कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो उसमें आप यहाँ के तथ्य रखेंगे, आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। आइए चर्चा करते हैं दलितों में सामाजिक गतिशीलता। साधारणतः गतिशीलता का जो अर्थ होता है मित्रों, वो परिवर्तन से समझा जाता है, यानी समझ लिया जाता है। वास्तव में सामाजिक गतिशीलता जो होती है एक ऐसी दशा होती है जिसमें कुछ नई दशाओं के प्रभाव से एक समूह की परिस्थिति में परिवर्तन होने लगता है। कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि जो है सामाजिक गतिशीलता जो होती है वो एक ऐसी दशा होती है जिसमें कुछ नई दशाओं के प्रभाव से, कोई बाहरी स्रोत के माध्यम से कोई बाहरी दशाएं आती हैं, उससे एक समूह की परिस्थिति में परिवर्तन होने लगता है धीरे धीरे। यानी वो चीज़ें सीखने लगती हैं, ठीक है, दूसरी चीज़ें सीखने लगती हैं या उसको धारण करने लगती हैं। विभिन्न विकास योजनाओं तथा स्वयं दलित जातियों में उत्पन्न होने वाली जागरूकता के फलस्वरूप उनकी स्थिति में जो बदलाव आया है उसी को हम दलित जातियों की सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। यानी जो उनमें दलित जातियों में जो संकट आया, या फिर उनको जिस प्रकार से नीचे रखा गया आने वाले समाज में, नीचे हालांकि उतना नहीं रखा गया लेकिन हाँ लोग मानते हैं रखा गया, तो उसके फलस्वरूप क्या क्या उनमें गतिशीलता हुई, क्या क्या परिवर्तन उनके अंतर्गत आया, क्या हिंदुओं से उनकी मनमुटाव बढ़ा या नहीं बढ़ा, यही सारी चीज़ें गतिशीलता में आती हैं। ओके, कृत्रिम सोरोकिन एक बड़े ही महत्वपूर्ण समाजशास्त्री हैं। उनके अकॉर्डिंग देखें तो कृत्रिम सोरोकिन महोदय कहते हैं कि इनके अनुसार यह दो प्रकार की आरोही व अवरोही सामाजिक गतिशीलता होती है। इन्होंने दलितों की सामाजिक गतिशीलता को दो कैटेगरी में डिवाइड किया। एक कैटेगरी है आरोही, एक है अवरोही। मतलब एक घटते क्रम में, एक बढ़ते क्रम में। ठीक,
तो आरोही सामाजिक गतिशीलता वह है जो पहले की तुलना में ऊंची स्थिति को स्पष्ट करती है, यानी वो बढ़ रही है। पहले निम्न स्थिति थी और आज उच्च स्थिति है, तो निम्न से उच्च की ओर बढ़ने को हम आरोही गतिशीलता कहते हैं, आरोही सामाजिक गतिशीलता या आरोही दलित सामाजिक गतिशीलता। ठीक। यदि किसी समूह में यदि किसी समूह में अथवा व्यक्ति की स्थिति पहले की तुलना में नीचे हो जाती है, यानी पहले व्यक्ति उच्च स्तर पर था, पहले व्यक्ति ज़्यादा होशियार था और लास्ट में व्यक्ति कम होशियार होने लगा या फिर उसकी स्थिति में धीरे धीरे गिरावट आती गई, तो उसको हम अवरोही जो है सामाजिक गतिशीलता के नाम से जानते हैं। तो ये कृत्रिम सोरोकिन महोदय ने बताया कि हम सामाजिक गतिशीलता को दो प्रकार से बांटते हैं। पहली है आरोही, दूसरी है अवरोही। अवरोही गतिशीलता वह गतिशीलता होती है सामाजिक जो कि क्या हो, कोई व्यक्ति है, कोई दलित समुदाय का व्यक्ति है, वो निम्न स्तर पे पहले था, धीरे धीरे करके वो उच्च स्तर पर आता गया। तो इस प्रकार के हम बढ़ने को उसकी क्या कहेंगे, गतिशीलता को। ऐसे गतिशीलता को हम कहेंगे आरोही गतिशीलता। इसके सेम अपोजिट, यानी अगर कोई व्यक्ति उच्च स्तर पर था, वो निम्न स्तर पे आ रहा धीरे धीरे, तो उसी को हम अवरोही गतिशीलता के नाम से जानते हैं। ओके, ये बताया किसने, कृत्रिम सोरोकिन महोदय ने। ठीक। आज वर्तमान समय में दलित जातियों की दशा में ऊपर की ओर उठती हुई गतिशीलता अथवा आरोही गतिशीलता सामने आई है। आज दलित जाति के व्यक्तियों द्वारा एक गांव से दूसरे गांव, गांव से नगर और नगर से दसरे नगर, मतलब जो 10 लाख से अधिक वाले नगर हैं उसी को दसरे नगर कहा जाता है, कि 10 लाख जनसंख्या, जहाँ पे 10 लाख से अधिक जनसंख्या निवास करती हो उसी को दसरे नगर कहते हैं। वहाँ उस ओर प्रस्थान हुआ है, यानी एक छोटे से समुदाय से लोग गांव में आए, गांव बना, गांव से क्या हुआ, नगरों की ओर बढ़े, नगरों से कहाँ बढ़े, और महानगरों की तरफ बढ़े, महानगरों से दसरे नगरों की तरफ बढ़े, इस प्रकार से बढ़ते गए। ठीक। और स्थान परिवर्तन होता गया। शिक्षा के द्वारा भी अपनी स्थिति में सुधार करना जो है इसी परिप्रेक्ष्य में आता है आरोही सामाजिक गतिशीलता। विभिन्न सरकारी नौकरियां प्राप्त करना भी इसी के अंतर्गत आता है, तथा अनेक तरह के व्यवसाय करना, राजनीतिक नेतृत्व ग्रहण करना। आज के युग में देखिएगा, जैसे कि 300, अगर 30 से मैं बात करूं, 330, 31, 32, 33, ठीक है, इन सभी में क्या है, आरक्षण की व्यवस्था करी गई है। जो है संसद भवन में, यानी संसद में, राज्यसभा में और लोकसभा में कुछ एंग्लो इंडियन को रखा था। 2 एंग्लो इंडियन जो है राज्यसभा में या फिर लोकसभा में रखे जाते हैं, लोकसभा में मतलब संसद में रखे जाते हैं केंद्र स्तर पर। ठीक। तो वही चीज़ें बताई गई अब, और उनमें से कुछ दलित जातियों के रखे जाते हैं, कुछ अनुसूचित जनजातियों के रखे जाते हैं, तो इन सबसे उनका आरक्षण फिक्स होता है। तो आरक्षण व्यवस्था भी कहीं ना कहीं पे जो है इनके स्थिति में सुधार करना ही था। तो राजनीतिक नेतृत्व ग्रहण करना, राजनेता भी बहुत सारे दलित समुदाय के लोग हैं, मायावती जी कुमारी, तो ये भी जो है वो यूपी की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। तो और भी बहुत सारे नेता हैं, जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप मीन्स होता है ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे कौन, तो कौन थे, भीमराव अम्बेडकर जी। तो इसी प्रकार से अब उस समय से, भारतीय आज़ादी के समय से यहाँ पे ज़्यादा विविधता नहीं देखने को मिलती है, और उनको आरोही क्रम में सटीकता मिलती है, ना कि अवरोही। तो आरोही सामाजिक गतिशीलता दलितों के परिप्रेक्ष्य में आज के युग में ज़्यादा है, और जो है अवरोही गतिशीलता कम है। ओके, दलितों की सामाजिक आरोही गतिशीलता के मुख्य कारण है आरोही गतिशीलता, यानी जो बढ़ने वाली दशा है। ठीक। इन कारकों के प्रभाव से दलित जातियों के जीवन में अनेक परिवर्तन हुए हैं। ऐसे आप लिखेंगे, मतलब उसमें आप, जरूरी नहीं कि जो मैं बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें यही आप लिख के चले आएंगे। आप अपने तरीके से, आप अपने आस पड़ोस के मोहल्ले के तमाम सारे लोगों को उदाहरण देख सकते हैं, उनसे समझ सकते हैं, और आप तार्किक विश्लेषण उसका अपने हिसाब से कर सकते हैं। हालांकि ये मैं बता रहा हूँ तो इस पर भी थोड़ा ध्यान रखेंगे, यहाँ का फैक्ट वगैरह लेंगे और अपना कॉन्सेप्ट बनाएंगे, उसमें कॉन्सेप्ट में आप अपना फैक्ट रखेंगे, उसके बाद में आपको अच्छे तरीके से नंबर एग्जामिनर दे देगा। ओके, तो इन कारकों के प्रभाव से दलित जातियों के जीवन में अनेक परिवर्तन हुए हैं। सर्वप्रथम उनकी सामाजिक परिस्थिति में बदलाव आया है, जो सामाजिक परिस्थिति उनको प्राप्त थी। ध्यान रखेंगे, सामाजिक परिस्थिति जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक तो प्रदत्त परिस्थिति होती है और एक अर्जित परिस्थिति होती है। प्रदत्त परिस्थिति पितृसत्तात्मक, मतलब जो पिता के द्वारा या फिर वंशानुगत हमको प्राप्त होती है, जिसको हम विरासत कहते हैं। जैसे कि आपके पिताजी के मान लिया 15 बीघे खेत है, आप जो है 3 भाई हो, तो 5-5 बीघे तीनों भाइयों को ये मिलती है पितृ संपत्ति, मतलब कि विरासत मिलती है कि हाँ 5-5 बीघे तीनों भाइयों को मिल गई। अब आपके एक बच्चे हुए तो आपको उनको भी, या फिर 2-2 बच्चे हुए तो उनमें से 2.5-2.5 सबको मिल जाएंगे। ठीक। तो ये उन बच्चों के लिए क्या होता है, वो होता है विरासत, यानी कि वो परिस्थिति कैसी है, वो परिस्थिति प्रदत्त है।
तो आप मान लिया आज के युग में बताऊं, आप ब्राह्मण के घर में जन्म लिए तो आप ब्राह्मण कहलाने योग्य है। ब्राह्मण आपको लोग कहते हैं, क्यों? क्योंकि आपके पिताजी ब्राह्मण है, इसलिए आप ब्राह्मण हैं। तो ये परिस्थिति कैसी समाज में आपकी कि आप ब्राह्मण हैं, ये परिस्थिति समाज में आपको प्रदत्त परिस्थिति के अकॉर्डिंग मिलती है। अर्जित परिस्थिति वो परिस्थिति होती है जो व्यक्ति स्वयं के द्वारा समाज में रहकर अपने कार्य कुशलता के अनुसार उस परिस्थिति को प्राप्त करता है, उसको हम अर्जित परिस्थिति के अंतर्गत रखते हैं। तो परिस्थितियां मित्रों दो प्रकार की होती हैं, एक प्रदत्त परिस्थिति और एक अर्जित परिस्थिति। ठीक है, इसका लेक्चर हमारे यूट्यूब चैनल, दूसरे यूट्यूब चैनल BA क्रैकर पे पड़ चुका है। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा तो प्लीज़ उस वीडियो को देखेंगे तो ये लेक्चर आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो परिस्थिति सामाजिक, ये इसलिए BA फर्स्ट ईयर में पढ़ लिया जाता है। BA फर्स्ट ईयर में परिस्थिति की अवधारणा, सामाजिकता, सारी चीज़ें ये सब उसी चीज़ में आती है। समाज क्या है, समूह क्या है, संस्था क्या है, समिति क्या है, ठीक है, ये सारी बातें हम फर्स्ट ईयर में ही पढ़ लेते हैं पूर्ण रूप से। उसके बाद में सेकंड पेपर में फर्स्ट ईयर के हम पढ़ लेते हैं जो सारी चीज़ें, जैसे वर्ण, उसमें हम वर्ण व्यवस्था भी पढ़ते हैं, वर्णाश्रम भी पढ़ते हैं, और उसके बाद में हम उसमें जो है पुरुषार्थ भी पढ़ते हैं। पुरुषार्थ में क्या होता है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ठीक, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। वर्णाश्रम हम पढ़ते हैं। वर्णाश्रम में क्या होता है, ब्राह्मणो वस्य मुखामासीद बाहुराज्यान्यः कृतः उरुतस्य यद्वैस्याः पादाभ्यम शूद्रो अजायतः। इस तरीके से हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो और जब वर्णाश्रम को विस्तृत रूप से आपको पढ़ना होगा, जब आप BA थर्ड ईयर में सोशियोलॉजी पढ़ेंगे तो आपको उसमें वर्णाश्रम के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करने को मिलेगी कि वर्णाश्रम आखिरकार किस पर आधारित है, जन पर आधारित है या कर्म पर आधारित है, या कर्म और जन पर दोनों पर आधारित है, या फिर दोनों का मिश्रण है। इस पर भी तार्किक विश्लेषण होता रहता है आए दिनों, और मैंने इस पर वीडियो भी बनाया है, लगभग 50 मिनट का वीडियो है, 40 मिनट का, उसको आप देख लेंगे। तो BA थर्ड ईयर में जब जाएंगे तब देखिएगा, अभी कोई ज़रूरत नहीं उसकी देखने की, लेकिन हाँ अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। तो उनकी परिस्थिति में बदलाव आया है पहले की तुलना में। आज वर्तमान समय में वह उच्च जातियों की दया पर निर्भर नहीं है। पहले जैसा हुआ करता था आज वैसा बिल्कुल भी नहीं है। वह स्वतंत्र रूप से आजीविका उपार्जित करके उन्होंने अपने आत्मसम्मान को भी बढ़ाया है। विभिन्न जातियों के साथ उनके संपर्क और अंतरक्रिया की प्रकृति में परिवर्तन भी हुआ है। विभिन्न जातियों के बीच खान पान और सामाजिक संपर्क संबंधी विभेद तेजी से कमजोर पड़ते जा रहे हैं। इसे हम अंतरक्रियाओं के प्रतिमान में होने वाला परिवर्तन कह सकते हैं। आज दलित जातियों के लोग भी अपने बच्चों को शिक्षा देकर उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं। अब दलितों की आकांक्षाओं के स्तर में परिवर्तन आया है और वे अपनी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार करके समाज में सम्मानित स्थान प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं, और प्रयत्न हो भी चुका है। बहुत सारे लोग आए, जैसा कि आप भीमराव अम्बेडकर जी का उदाहरण दे सकते हैं, और उसके बाद में मायावती हैं, मायावती जी हैं। उसके बाद बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो कि दलित समुदाय से आते हैं, वो भी अपने मस्तिष्क का विकास किया, उन्होंने अपना ज्ञान अर्जन किया, उसके बाद में हमारे सामने आते हैं। तो उनको अच्छे खासे तरीके से हम एक्सेप्ट भी करते हैं, और हमारे समाज में उनके लिए एक जो है अच्छा सम्मानित स्तर भी है, ठीक, प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं। दलित जातियों की महिलाओं में भी स्वावलंबन की भावना आई है, ठीक, और वह भी घर की चहरदीवारी को छोड़कर समाज में विभिन्न नौकरियां कर रही हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, आप अगर गांव से बिलोंग करते होंगे तो गांव में एक प्रधानी का चुनाव होता है हर 5 साल पे। प्रधानी का चुनाव होता है मित्रों। प्रधानी के चुनाव में जरूरी नहीं कि हर वर्ष वो सामान्य सीट होती है। जैसे कि आपकी कैटेगरी डिवाइड होती है, जनरल जो है उसके अंदर OBC, SC, ST, ठीक है, हरिजन सीट। तो ये सब क्या होता है, वो हर 5 साल पे ये डिसाइड हो जाता है। चुनाव आयुक्त यानी जो चुनाव आयुक्त होता है, चुनाव आयोग, वो क्या करता है, ये सारी बातें कर देता है कि मान लिया कि किसी ग्राम सभा में अगर सामान्य के लिए 5 साल के बाद में सामान्य, मान लिया अब की बार हमारे गांव में चुनाव होना है या आपके गांव में चुनाव होना है, तो 5 साल जो है आपकी मान लिया सामान्य को मिल गई कि सामान्य सीट है, तो सामान्य सीट में आप निम्न जातीय के लोग भी, OBC, दलित समुदाय इत्यादि समुदाय के लोग भी खड़े हो सकते हैं, ठीक। तो सामान्य में सभी लोग खड़े हो सकते हैं, ठीक। तो प्रधानी का चुनाव मान लिया सभी लोग खड़े हो जाते हैं, तो सामान्य मान लिया जीत गया। उसके बाद में क्या होता है, फिर सामान्य सीट नहीं आती है, उसके बाद में फिर कभी कभी OBC सीट आ जाती है, कभी कभी आपकी SC ST सीट आती है, कभी हरिजन सीट आती है। तो इस प्रकार से, और जब OBC सीट, हरिजन सीट, SC ST सीट आएगी तो उसमें कोई और पर्सन जो है दखल अंदाजी नहीं करेगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है ताकि एक ही व्यक्ति का, एक ही समुदाय का, एक ही जाति विशेष का किसी ग्राम सभा में प्रभुत्व ना स्थापित हो जाए,
ताकि वो लोगों का विकास ना करके लोगों को डरा दबा करके उन पर शासन चला रहे हों। ठीक है, तो ऐसी व्यवस्था होती है। अगला हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा। राजनीति, तो ये उदाहरण था, हमने आपको समझाया ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। राजनीतिक जागरूकता के कारण विभिन्न राजनीतिक क्रियाओं में सक्रिय सहभाग करने से दलित जातियां एक नए दबाव समूह के रूप में उभरी हैं। इसी वजह से सभी राजनीतिक दल उनका समर्थन पाने के लिए अधिक लाभ देने का प्रयत्न कर रहे हैं। आज के युग में दलित समुदाय के लिए सभी लोग सारी चीज़ें कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके पास अब मजबूत वोट बैंक है। यूपी में आप देखेंगे, यूपी में सबसे ज़्यादा दलित लोग रहते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा दलित लोग यूपी में ही रहते हैं। अगर मैं परसेंटेज के हिसाब से ना बताना चाहूँ तो, मतलब सबसे ज़्यादा संख्या में यूपी में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा रहते हैं यहाँ पे दलित समुदाय के लोग। इसलिए मायावती जी यहाँ की मुख्यमंत्री बनी, क्योंकि और ज़्यादा उसके योग्य नहीं थी, ना ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, लेकिन हाँ मुख्यमंत्री बन गई यूपी की। ठीक, क्यों बन गई? क्योंकि दलित समुदाय का वोट सारा का सारा मायावती जी को मिला, कुछ ब्राह्मण समाज का मिला, कुछ और भी समुदाय का मिला, सभी लोगों का वोट मिला, मुख्यमंत्री बन गई। ठीक, तो वही होता है। और आजकल दलितों के लिए सभी सारे लोग कानून बना रहे हैं, सभी आरक्षण की व्यवस्था लगातार 10 वर्षों पे थी, अब लगातार वो व्यवस्था बढ़ रही धीरे धीरे। क्यों बढ़ रही? क्योंकि वोट बैंक उनके पास है। वोट के लिए हर एक राजनीतिक पार्टियां चाहती हैं कि दलित समुदाय हमारे पक्ष में हो, इसलिए उनका विकास आज के परिप्रेक्ष्य में एक अच्छे स्तर पर हो रहा है और ऐसा होता ही रहेगा। उपर्युक्त परिवर्तनों के बाद भी यह ध्यान रखना आवश्यक होता है कि दलित जातियों से संबंधित सामाजिक गतिशीलता सभी दलित जातियों में समान प्रकृति की नहीं होती। दलित जातियों में भी करीब कई प्रकार की जातियां होती हैं और सब में समान प्रकृति नहीं होती सबको आगे बढ़ाने की। विभिन्न जातियों में गतिशीलता के कारण भी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। कुछ दलित जातियों में स्थिति में होने वाले परिवर्तनों का कारण सामूहिक गतिशीलता होती है, जबकि अनेक दूसरी जातियों में इसकी गतिशीलता उत्पन्न हुई कि उन्होंने अपने से ही संबंधित अनेक दूसरी जातियों में प्रतिस्पर्धा करने, अपनी स्थिति को ऊंचा उठाने का प्रयत्न किया। इससे अंतरजातीय प्रतिस्पर्धा से उत्पन्न गतिशीलता कहा जा सकता है। मतलब कि कोई अन्य जाति भी है तो उससे प्रतिस्पर्धा करने में वो आगे निकल जाता है, या फिर उससे प्रतिस्पर्धा करने लगता है, तो इसमें भी लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, कहने का सही है। तो अंतरजातीय प्रतिस्पर्धा इस उत्पन्न गतिशीलता, इसको बोलते हैं कि अंतरजातीय प्रतिस्पर्धा से उत्पन्न गतिशीलता। इसी कारण कुछ दलित जातियों को विकास योजनाओं व नौकरियों का अधिक लाभ मिल गया है, जबकि अन्य इससे वंचित रह गए हैं। तो कुछ जातियां अभी भी हैं जो इससे वंचित रह जाती हैं और कुछ जातियां ऐसी हैं जो इनसे आगे निकल जाती हैं। दूसरा तथ्य यह है मित्रों कि कुछ जातियों ने पवित्रता के आदर्श के आधार पर अपनी स्थिति को ऊंचा उठाया, जबकि कुछ जातियों में सामाजिक गतिशीलता को धर्मनिरपेक्षता के आदर्श से प्रोत्साहन मिला। पहला वर्ग वह है जिसने अपवित्र व्यवसायों को छोड़कर नए व्यवसाय ग्रहण कर लिए हैं। मतलब अपवित्र था या फिर कुछ ऐसी चीजें थी जो उस धर्म के विरुद्ध थी। ठीक, तो उस कार्य को छोड़ दिया, जिससे अपवित्र व्यवसायों को छोड़कर नए व्यवसाय ग्रहण कर लिए। जबकि दूसरे वर्ग ने धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के आधार पर अपने आप को संगठित करके विभिन्न अवसरों का लाभ उठाया। मतलब एक धर्मनिरपेक्षता होती है, मतलब धर्मनिरपेक्षता, ठीक, एक होती है धर्मनिरपेक्षता, मतलब होता है कि नॉन रिलीजन, मतलब राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा। राज्य सभी, मतलब राज्य मीन्स होता है देश, संविधान की भाषा में राज्य मतलब देश होता है। तो देश जो होता है वो किसी जो है एक धर्म के लोगों को, राज्य जो है वो किसी एक धर्म को लेके नहीं चलेगा। राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा। राज्य सभी धर्मों को समान देखेगा, समान रूप से देखेगा। मतलब हिंदू धर्म के लिए अगर वो 50 रुपए खर्च कर रहा है तो मुस्लिम समुदाय के लिए भी 50 खर्च करेगा, उसके लिए भी 50 खर्च करेगा। हाँ, ये हो सकता है कि जनसंख्या के अकॉर्डिंग वो चीज़ें खर्च की जाए। ओके, तो इसमें ना किसी को आपत्ति होनी चाहिए, ना किसी को कोई इस पे जो है शंका होनी चाहिए। ठीक, तो ये चीज़ें हैं। और एक होते धार्मिक राज्य, जैसे पाकिस्तान धार्मिक है और भारत जो है, जबकि दोनों अलग अलग हुए 1947 में। भारत पाकिस्तान का हिस्सा, मतलब पाकिस्तान जो है भारत का हिस्सा है, तो 1947 में अलग हुए। जबकि पाकिस्तान जो है एक धार्मिक कंट्री है, इस्लामिक कंट्री है, जबकि भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ठीक है, तो निरपेक्ष मूल्यों के आधार पर अपने संगठित करके विभिन्न अवसरों का लाभ उठाया। दलित जाति के बहुत से लोग जो सरकारी नौकरियों
और विकास कार्यक्रमों से अधिक लाभ नहीं उठा सके, उन्होंने अपनी परंपरागत जीवन शैली को छोड़कर उच्च जातियों के व्यवहारों और व्यवसायों को अपनाना आरंभ कर दिया। धीरे धीरे 2-3 पीढ़ी के बाद उनकी सामाजिक स्थिति में काफ़ी परिवर्तन हो गया। पहले ऐसा था मित्रों कि जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण का काम था विद्या अध्ययन करवाना, मतलब अब स्वयं अध्ययन करना, स्वाध्याय करना, उसके अंदर दूसरों को ज्ञान देना, भिक्षा लेना, उसके अंदर और सारी चीज़ें थी, मतलब कर्मकांड वगैरह करवाना। क्षत्रिय का काम था कि रक्षा करना, और जो वैश्य थे उनका काम था मतलब कि रोजी रोटी चलवाने का जो साधन है, बनिक वगैरह, बनिया वगैरह, कि मतलब ये सारी चीज़ें करें कि हाँ दुकान वगैरह जो आज व्यवसाय है सारी चीज़ें, तो व्यवसायिक काम जो है वैश्य लोग देखते थे। शूद्र लोग क्या करते, खेतों में काम किया करते थे। ठीक है, तो इसलिए अब वो क्या कि जो खेतों में काम करते थे वो जो है नए नए व्यवसाय करने लगे, किसी ने दुकान खोल ली, कोई जो है सेना में चला गया। ठीक है, इसी प्रकार से आगे बढ़ते गए, कोई टीचर हो गया, इसी प्रकार से। तो उनमें जो है सामाजिक सुधार 2-3 पीढ़ी बाद स्वतः ही आ गया। तो परंपरागत जीवन शैली को छोड़कर उच्च जातियों के व्यवहारों और व्यवसायों को अपनाना आरंभ कर दिया। धीरे धीरे 2-3 पीढ़ियों के बाद उनकी सामाजिक स्थिति में काफी परिवर्तन हो गया। इसे एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के रूप में विस्तार से स्पष्ट किया है। जब हम संस्कृतिकरण आपको पढ़ाएंगे तो उसमें हम बता देंगे कि संस्कृतिकरण क्या होती है। संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया होती है जिसके तहत हम अपनी मूल संस्कृति को छोड़ करके किसी नई संस्कृति को ग्रहण करते हैं, या फिर अपनी पुरानी संस्कृति के भी कुछ पक्षों को रखते हैं और कुछ नई पक्षों को भी अपने आप में शामिल करते हैं। यानी कि आज की भाषा में कहा जाए तो अपने आप को अपडेट करना ही क्या है, संस्कृतिकरण है। ठीक, अपने आप को अपडेट करते रहो, वही क्या है, संस्कृतिकरण है। ठीक, उपर्युक्त तथ्यों के बाद भी यह सच है कि गांव की तुलना में नगरों में रहने वाली दलित जातियों के जीवन में अधिक गतिशीलता स्पष्ट होती है। परंपरागत व्यवसाय करने वाले हरिजनों की तुलना में नए व्यवसाय करने वाले लोगों के जीवन में अधिक परिवर्तन हुआ है। मतलब कि जो अभी वही कर रहे हैं, खेती ही कर रहे हैं, वो पीछे ही हैं, और जो खेती के सिवा किसी ने दुकान खोल ली, किसी ने दूसरा व्यवसाय, कोई कपड़ा बेच रहा है, कोई जो है फल बेच रहा है, कोई ठेला लगा रहा है, फिर कोई टीचर है, कोई अध्यापक है, कोई उसके बाद टीचर अध्यापक एक ही होता है, कोई जो है डॉक्टर है, या फिर अन्य बहुत सारे व्यवसाय हैं। तो वो जो लोग अन्य व्यवसाय पकड़ लिए हैं वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, अपने पद का उचित उपयोग कर रहे हैं। इसी तरह जाति के आधार पर संगठित होने वाले अनुसूचित जातियों के लोगों में अधिक गतिशीलता पाई जाती है, जिन्होंने राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़कर अपने जीवन को में परिवर्तन लाने का प्रयत्न किया। दलित जातियों के जीवन में होने वाला एक मुख्य बदलाव बढ़ती हुई राजनीतिक चेतना है, जिसके कारण उन्होंने बड़े संगठन बनाकर उनके द्वारा अपनी शक्ति का परिचय देना आरंभ किया। मतलब दलितों के लिए पहले क्या था, उतना नहीं था, लेकिन भीमराव अम्बेडकर आए, दलित समुदाय काका कालेलकर आए, पिछड़ा आयोग, इन सभी ने क्या किया, इन सभी ने बीपी सिंह, तो बीपी मंडल आयोग, ठीक, तो ये सारे इन्होंने क्या किया, इन्होंने पिछड़ी जातियों को, दलित जातियों को उठाया, ठीक है, सामने रखा, इनके अंदर इनका माइंड बूस्ट अप किया, इनको अच्छे तरीके से पढ़ाना लिखना प्रारंभ किया। ठीक है, तो ये जी हाँ, कोई बात नहीं, सॉरी फ़ोन आ गया था, तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। दलित जातियों के जीवन में होने वाला एक मुख्य बदलाव राजनीतिक चेतना भी रही है। धीरे धीरे बड़े बड़े राजनेता आते गए, उन्होंने चित्रवृत्तियों को बदला। ठीक है, यही बता रहे थे भीमराव अम्बेडकर जी, मायावती, तो जिसके कारण उन्होंने बड़े संगठन बना करके अपनी शक्तियों का परिचय देना आरंभ कर दिया। जैसे जैसे शिक्षा का प्रभाव बढ़ा, दलित जातियों में बुद्धिजीवियों ने, जो कि इसी के वर्ग थे, अपने समाज की दशा में सुधार करने में अपना योगदान देने लगे। भोपाल में दलित बुद्धिजीवियों का एक महासम्मेलन 12 और 13 जनवरी 2002 में आयोजित किया गया। आज भारतीय समाज में बुद्धिजीवी, मतलब दलित बुद्धिजीवी, भोपाल में, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, वहाँ पे दलित बुद्धिजीवी जो थे, मतलब जो बड़े लीडर थे जो दलितों के, उन्होंने एक महासम्मेलन किया 12 और 13 जनवरी के बीच में, 12 को किया, 13 को किया, 2002 की बात है। ठीक, आज भारतीय समाज में उच्च और निम्न जातियों की पारस्परिक दूरी कम हुई है, लेकिन दलितों के लिए बनाए जाने वाले विकास कार्यक्रमों का ज़्यादातर लाभ दलित वर्ग के कुछ विशेष लोगों को ही मिल पाया है, जिसके कारण दलित वर्गों में समाज के प्रति विरोधी विचार पैदा होते चले जा रहे हैं। आज दलितों की परिस्थिति में सुधार होने तथा स्वयं उनमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जागरूकता पैदा होने से हम यह आशा कर सकते हैं कि भविष्य में इन जातियों की क्या हो रही है,
तो भविष्य में इन जातियों की, एक मिनट, जातियों की दशा में आज की अपेक्षा में काफ़ी कहीं अधिक सुधार आया है। तो यहीं पे हमारा वीडियो लेक्चर समाप्त होता है। इतना है। अगर आपसे इसी में पूछ लिया आता मित्रों कि मान लिया पूछा आता कि दलितों में जो है क्या क्या समस्याएं हैं, भारत में दलितों की क्या समस्याएं हैं, तो आप बताते आर्थिक समस्याएं, राजनीतिक समस्याएं, उसके बाद में सामाजिक समस्याएं, सांस्कृतिक समस्याएं, इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से ये सारी समस्याएं बता देते। तो कोई भी मुद्दा होता है, अगर किसी भी मुद्दे की कोई समस्या पूछी जाती है, हालांकि मैं मुद्दे पर डिस्कस कर रहा था, किसी चीज़ की समस्या जब पूछी जाती है तो उसके 3-4 पहलू आपको रटे होने चाहिए। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक, भौगोलिक, ठीक, ये 6-7 मुद्दे ऐसे होते हैं जो हमेशा, ये सब आप लिख देंगे हेडिंग डाल करके और टॉपिक बना देंगे तो बिल्कुल हो जाएगा आपका काम। ठीक, फिर जय हिंद, जय भारत।